हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र गुजरे आदर्श आईटी गुडुरा बैतूल से अगली क्लास के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। पिछली क्लासेस में हमने मटेरियल साइंस के अंदर लौह धातुओं के प्रकार पढ़े थे। लौह धातुओं के प्रकार में हमने पढ़ा था कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। और जो चौथा प्रकार है वो हमारा है स्टील। स्टील के लिए हमने कहा था या हमने भी बोला था कि जो लेक्चर अपन इसके लिए एक नया लेक्चर तैयार करेंगे स्टील के लिए, क्योंकि स्टील का एरिया काफ़ी बड़ा है स्टील के बारे में पढ़ने के लिए, इसलिए हम उसको अलग से अपन इसको टॉपिक लिया है। स्टील के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं एक्चुअल में स्टील को किन विधियों से बनाया जाता है, स्टील को कौन से प्रकार के लोहा से उत्पादित किया जाता है, स्टील के गुणधर्म क्या होते हैं, स्टील का उपयोग क्या होता है और स्टील के प्रकार क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं विस्तार से इसके बारे में जानते हैं कि स्टील होता क्या है। हम पहले ही जानते हैं कि स्टील लौह धातुओं का चौथा प्रकार है। जैसे कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और उसका चौथा टाइप आता है हमारा स्टील। स्टील के अंदर सबसे पहले स्टील को बनाने की विधि, हम ये भी जानते हैं कि स्टील का व्यापक रूप में उपयोग होता है बाकी लौह धातुओं के अपेक्षा में। हम स्टील को बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टील को बनाने की यहाँ पर 6 विधियां हमें सिलेबस में या हमको दी गई है, जिसके अंतर्गत हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है सेमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसेमर विधि, ओपन हार्थ विधि, लिंच डोनाविट्ज विधि और विद्युत आर्क विधि। कौन कौन सी विधियां हैं? 6 प्रकार की विधियों से हम स्टील का उत्पादन करते हैं। पहली है हमारी सीमेंटेशन विधि, दूसरी है क्रूसिबल विधि, तीसरी है बेसेमर विधि, चौथी है ओपन हार्थ विधि, पांचवी है लिंच डोनाविट्ज विधि और छठी है विद्युत आर्क विधि। इन 6 प्रकार की विधियों से हम किसका उत्पादन करते हैं? स्टील का उत्पादन करते हैं। अब स्टील को उत्पादन करने के लिए इन विधियों में हम कौन से लोहे का उपयोग करते हैं? तो हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहले हम कच्चे लोहे का उपयोग करते हैं। कच्चे लोहे से हम किसका उत्पादन करते हैं? अन्य लोहे का उत्पादन करते हैं। ढलवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया और साथ ही में हम स्टील में भी इसी पिग आयरन का उपयोग करते हैं, कच्चा लोहा का उपयोग करते हैं। वैसे हम इसकी जगह पे पिटवा लोहा का भी उपयोग कर सकते हैं। पिटवा लोहा भी अधिकतर हम स्टील बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इन 6 विधियों को मैं विस्तार में ना जाकर के सिर्फ हम इनके नाम याद रखें आईटीआई के सिलेबस के हिसाब से, वो हमारे लिए काफी है। अब जो ये 6 विधियां हैं, इसके बाद तो हमने स्टील प्राप्त कर लिया। अब उसी स्टील के गुणधर्म जानेंगे। गुणधर्म के आधार पर हम स्टील के उपयोग तय करेंगे कि उपयोग किस प्रकार पे, जिस जिस प्रकार के उनके गुणधर्म होंगे उन गुणधर्मों के आधार पर हम उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि जो लौह धातु है उसके जो भौतिक गुण, जो प्रकृति नेचर से, खुदाई से, खान से हमने जो निकाला है, जो नेचर से उसको मिले हैं वो भौतिक गुण है, उन्हीं पर विभिन्न प्रकार के उसमें उपचार की क्रियाएं करके, विभिन्न प्रकार की अन्य धातुएं मिला करके हम यांत्रिक गुण में परिवर्तन, भौतिक गुण में परिवर्तन करके उनको यांत्रिक गुण बनाते हैं, जो हमारी मशीनरी उद्योग क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के यांत्रिक क्षेत्रों में या यांत्रिक कल पुर्जों में हम उसका उपयोग करते हैं। तो स्टील का जो गुणधर्म है, स्टील के गुणधर्म में सबसे पहला होता है कार्बन की मात्रा। देखिए कार्बन की मात्रा की चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं, लोहे में कार्बन की मात्रा की चर्चा शुरू से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा हमने पिछले क्लास में पढ़ी कि सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा कौन सी धातु में होती है? कच्चे लोहे में। कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? कठोर होगा, कठोर होगा, भंगुर होगा। चलिए स्टील के लिए देखते हैं। यहां पर पहला पॉइंट गुणधर्म के अंदर ये बनता है कि कार्बन की मात्रा कम होती है। सबसे अच्छी बात स्टील के अंदर क्या होता है? कार्बन की मात्रा कम होती है। कार्बन की मात्रा कम होगी तो हम जानते हैं कि उसमें कठोरता कम होगी। कार्बन की मात्रा कम होगी तो कठोरता कम होगी, कठोरता कम होगी अर्थात मुलायम होगा, और मुलायम होगा तो क्या होगा? तन्य होगा। और तन्य एक धातु का गुण होता है, तन्यता धातु का गुण होता है। तन्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब किसी
धातु के छोटे छोटे बारीक बारीक तारों के रूप में उसे खींचा जा सके, उसे धातु का तन्यता का गुण कहते हैं। कार्बन की मात्रा आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तन्यता का गुण कम होते जाता है। उसके बाद अगला आता है आघात वर्धनीय। बाकी धातुओं में भी हमने पढ़ा भौतिक गुणों के अंदर या मूल गुणों के अंदर आघात वर्धनीय से तात्पर्य यहाँ पर वही है, बार बार मैंने हर लेक्चर में इसको रिपीट किया है। आघात वर्धनीय से तात्पर्य है किसी धातु पर आघात करें और आघात करने पर वह धातु टुकड़ों में विभाजित न हो, टूटे ना, अर्थात आघात करके हम उसको चादर के रूप में कन्वर्ट कर सके, उसे ही धातु का आघात वर्धनीय गुण कहते हैं। तो स्टील के अंदर यह गुण विद्यमान होता है। उसके बाद आते हैं उच्च प्रत्यास्थता गुण, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट उच्च प्रत्यास्थता गुण। प्रत्यास्थता से तात्पर्य यहां पर है इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब किसी स्टील के पिंड पर बाह्य बल आरोपित करें तो उसके आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टील का पिंड है, उसकी मूल लंबाई L है, जब उस पर हम बल आरोपित करें F, तो बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, डेल L हो जाएगा। और जैसे ही हम बल हटाएंगे, बल हटाने पर डेल L वापस L में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात वह अपनी वास्तविक लंबाई, मूल लंबाई जो बल लगाने के पहले थी उसमें वापस आ जाएगी। वापस से इसको रिपीट कर दो। प्रत्यास्थता क्या होता है? जब किसी पिंड पर, धातु स्टील के किसी पिंड पर हम बाह्य बल आरोपित करेंगे तो उसकी मूल लंबाई में परिवर्तन होगा, और जैसे ही हम बल हटाएंगे वापस अपनी मूल लंबाई में आ जाएगा, उसे हम प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। तो स्टील में उच्च प्रत्यास्थता होती है। इसके बाद आता है चौथा गुण, ये भंगुर नहीं होता। भंगुर क्यों नहीं होता? इसको मैंने अभी आपको बताया, कार्बन की मात्रा कम होगी तो स्टील भंगुर नहीं होगी, मुलायम होगी, तन्य होगी। उसके बाद आता है कठोर और घर्षणरोधी। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला पॉइंट इसका ये है कि स्टील जो है वो कठोर और घर्षणरोधी होती है। कठोर से तो आप समझ गए हैं तात्पर्य, घर्षणरोधी से यह तात्पर्य है कि इसका घिसाव नहीं होता। जितने प्रकार की पुलीज हैं, कटिंग टूल्स हैं, वो हम किसका बनाते हैं? स्टील के बनाते हैं, क्योंकि वहां पर कठोरता और घर्षणरोधी दोनों गुण होना आवश्यक है। उसके बाद आता है छठा गुण, ठंडी अवस्था में चुंबकीय होता है। ठंडी अवस्था में चुंबकीय का गुण होता है, गर्म करेंगे चुंबक का गुण नहीं होगा। गलनांक क्या होगा इसका? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। चूंकि मैं एक पॉइंट को और रिव्यू कर दूं, भंगुर का जो गुण होता है, हमने कह तो दिया कि जो हमारा स्टील है वो भंगुर नहीं होता, स्टील भंगुर नहीं होता, पर जैसे ही अगर इसमें सल्फर की मात्रा आप अधिक करेंगे, सल्फर की मात्रा अधिक होगी, तो ये गर्म करने पर, जब हम इसको गर्म करेंगे, रक्त तप्त करेंगे, तो भंगुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा गर्म करने पर। वैसे ही अगर फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी, तो ये ठंडी अवस्था में भंगुर होता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। भंगुरता के गुण में क्या बात ध्यान रखनी है? सल्फर की मात्रा अगर अधिक होगी स्टील के अंदर, तो इसमें क्या होगा? गर्म अवस्था में भंगुर होगा, और फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी तो ठंडी अवस्था में स्टील भंगुर होगा। तो ये सभी प्रकार के हमने सातों इसके जो गुण हैं वो यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इसके बाद गुणधर्म के बाद हम आते हैं इसके प्रकार पे। गुणधर्म के बाद हम चलेंगे प्रकार पे। मुझे लग रहा है कि शायद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई टॉपिक या कोई गुण या किसी प्रकार की कोई चीज छूट जाती जो आपको समझने में ये हो जाती, तो आप ग्रुप में मुझे शेयर करके बता सकते हैं। आदर्श ITI का जो अपना ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप मुझे कमेंट करके, ताकि मैं उसको अगला लेक्चर उसी को फिर वापस से रिवीजन करके उसको रिव्यू कर सकूं और आपको वापस उसी टॉपिक पे समझा सकूं।
ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रकार के ऊपर, टाइप्स ऑफ स्टील, इस्पात के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्टील, इस्पात के प्रकार। तो इस्पात के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा होता है अलॉय स्टील। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन, अलॉय। अलॉय को हम बोलेंगे मिश्र, जिसमें अन्य धातुएं हम स्टील के अंदर मिक्स करते हैं उसको हम अलॉय स्टील बोलेंगे। और प्लेन कार्बन स्टील के अंदर हम कार्बन की मात्रा को कम ज्यादा करके स्टील बनाते हैं, वो प्लेन कार्बन स्टील के अंदर आएंगे। जैसे प्लेन कार्बन स्टील के अंदर तीन प्रकार होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। ऐसे ही अलॉय स्टील के अंदर लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। इसमें दो प्रकार, अलॉय स्टील के अंदर दो प्रकार होता है, लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। चूंकि प्लेन कार्बन स्टील के अंदर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील तीन प्रकार के होते हैं। चूंकि हम नाम से ही जान रहे हैं, प्लेन कार्बन स्टील के अंदर लो कार्बन, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो, लो कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील क्या होगा? लो से थोड़ा अधिक, हाई से थोड़ा कम, उसे हम बोलेंगे मीडियम कार्बन स्टील। उसके बाद आता है हाई कार्बन स्टील, सबसे अधिक, मीडियम और लो के भी अधिक जो स्टील हो उसे हम बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। कितनी कितनी मात्रा होती है इसके बारे में पढ़ लें। लो कार्बन स्टील में 0.15 से 0.15 से 0.25, 0.15 से 0.25। इसको ध्यान से देख करके आपको नोटबुक में राइट करते चलना, लिखते चलना है, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लो कार्बन स्टील में 0.15 से 0.25% कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से 0.7% परसेंटेज में बोलेंगे कार्बन की मात्रा होती है। हाई कार्बन स्टील में 0.7 से 1.5% कार्बन की मात्रा होती है। इसे हम अगर शॉर्ट में समझे तो लो कार्बन स्टील में अगर कार्बन की मात्रा बहुत कम होगी, ये बहुत ज्यादा तन्य होगा, मुलायम होगा, उस आधार पर हम इसके उपयोग तय करेंगे। जैसे कि उपयोग इसका हम क्या करते हैं, लो कार्बन स्टील जो होता है इसका हम एमएस प्लेट, एमएस के नाम से जानते हैं इसको। अधिकतर उपयोग के क्षेत्र में हम इसको किस नाम से जानते हैं? एमएस प्लेट, एमएस के नाम से जानते हैं। माइल्ड स्टील, हम इसे क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील का नाम इसको देते हैं। उसके बाद आता है इसके ग्रिल वगैरह, तार वगैरह हम इसके बनाते हैं। उसके बाद है मीडियम कार्बन स्टील में थोड़ी कार्बन की मात्रा अधिक हो गई तो इसके अंदर थोड़ा कठोरता का गुण बढ़ेगा, तन्यता कम होगी। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? लो कार्बन स्टील की अपेक्षा। तो इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं? हैमर बनाने में, रिवेट बनाने में, तार बनाने में हम मीडियम कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। तीसरा हमारा आता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में दो की अपेक्षा बहुत ज्यादा कार्बन होता है, तो इसलिए इसका उपयोग हम टैप, ड्रिल मशीन, कुल्हाड़ी, रेती, इस चीजों में बनाने के लिए, ड्रिल बिट, इन चीजों को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हाई कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अलॉय स्टील हो गया, इसको शॉर्ट समझ लेते हैं। लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील के अंतर क्या समझ सकते हैं कि जिस
स्टील के अंदर अलाय मतलब होता है मिश्र, और मिश्र धातुओं के अंदर हमने पढ़ा दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिलाया जाता है आपस में तो बनने वाली धातुएं मिश्र धातुएं कहलाती है। अलाय स्टील के अंदर भी यही है, लो अलाय जिसमें कम धातु मिलाई जाए, अन्य धातु स्टील के अंदर कम मिलाई जाए लो अलाय, और अधिक मात्रा में मिलाई जाए हाई अलाय स्टील कहते हैं। ये उपयोग और यांत्रिक गुणों के आधार पर हम इनका मिश्रण करते हैं। चूंकि लो अलाय और हाई अलाय स्टील के अंदर होता क्या है कि कौन कौन सी धातुएं मुख्य मुख्य मिलाते हैं, मैं आपको 3-4 बता देता हूं। सबसे पहले हम मिलाएंगे निकेल। अगर हम निकेल धातु स्टील के अंदर मिक्स करते हैं तो इससे होता है सामर्थ्य में वृद्धि। सामर्थ्य में वृद्धि मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती किसकी, स्टील की। दूसरा हम इसके अंदर अगर मिक्स करते हैं क्रोमियम हम जब स्टील में मिलाते हैं तो इसे जंग रोधी और घर्षण रोधी, अर्थात इस पे जंग नहीं लगेगा और घर्षण में घिसाव नहीं होगा। तीसरा आता है, इसका क्या पॉइंट आता है, तीसरी धातु क्या मिला रहे हैं हम, टंगस्टन मिला रहे तो क्या बढ़ेगी, कठोरता बढ़ेगी, ठीक है। और चौथा अगर हम कोई एक धातु है तो बहुत सी अलग अलग चीजें मिलाते हैं, 3-4 आपको बता रहा हूं कि इनको मिलाने से इसके गुण में क्या क्या परिवर्तन होगा। उसके बाद मिलाते हैं हम इसमें, मान लीजिए मैग्नीज मिलाया तो मैग्नीज मिलाने पर इसकी क्या बढ़ेगी, आघात वर्धनीयता बढ़ेगी। तो ये अलग अलग उसके अलाय स्टील के प्रकार हैं जिसमें अलग अलग धातु निकेल बढ़ाएंगे सामर्थ्य बढ़ेगी, क्रोमियम मिलाएंगे जंग रोधी होगा, टंगस्टन मिलाएंगे कठोरता होगी, और मैग्नीज मिलाएंगे आघात वर्धनी होगा। तो ये अलाय स्टील के अंदर हो गया, ये प्लेन कार्बन स्टील हो गया। तो ये दो प्रकार का इस्पात हम देखते हैं जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लौह धातुओं का चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है। अलौह धातुओं नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करेंगे। अलौह धातुओं के अंदर तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह विभिन्न अलौह धातुएं होती है जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद।